मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है। और जैसा कि आपको पता है, आज का जो सेगमेंट है प्रागैतिहासिक काल में अंतिम सेगमेंट है और हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। 2000 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इनका समय है। तो मुझे उम्मीद है आप क्लास में आ गए होंगे। जितनी जल्दी हो सके रेडी होकर के बैठिए और हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल आपने नव पाषाण काल पढ़ा था पूरा, और मुझे उम्मीद है आपने चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। और ये अंतिम सेगमेंट है आज प्रागैतिहासिक काल का, और फिर कल से हम लोग हड़प्पा सभ्यता की ओर जाने वाले हैं। देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि अगले क्रम में यानी कि नव पाषाण काल में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चीजों को, मध्य भारत और दक्कन में एक अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिनमें यद्यपि कि धातु का प्रयोग तो हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, यानी कि तांबा शुरू हो गया, धातु का प्रयोग तो हो रहा था, लेकिन ये संस्कृतियां कभी भी नगरीकरण के स्तर तक नहीं पहुंची। ये बात ध्यान रखिएगा। ताम्र पाषाण काल, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा अब प्रगति हुई है। पाषाण उपकरण के अलावा अब धातु आ गई है, और धातुओं में सर्वप्रथम तांबा आया है, ये आपको पता है। तो तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। तो लेकिन ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ताम्र पाषाण काल का संबंध कभी भी नगरीकरण से नहीं है। बहुत ध्यान रखिएगा, नगरीकरण का संबंध कांस्य काल से है, और हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता मानी जाती है। तो यहां पर देखिएगा, ये साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि नगरीकरण के स्तर तक ये संस्कृतियां कभी नहीं पहुंची, और तांबे का विशिष्ट प्रयोग हुआ है। मतलब पाषाण उपकरण तो है ही, लेकिन तांबे का विशिष्ट उपयोग हुआ है, एक खास बात। लेकिन हाँ, लिपि का अभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे का पूर्णतः अभाव है, मतलब यहां पर नगरीकरण नहीं है, लिपि नहीं है, कांसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो कांस्य काल है वो संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से, और लिपि का संबंध भी हड़प्पा सभ्यता से है, मतलब कांस्य काल से है। नगरीकरण, लिपि, कांस्य काल, हड़प्पा सभ्यता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर लिपि नहीं है, तांबे का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, और कांसे का पूर्णतः अभाव है। नगरीकरण के स्तर तक कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, मानव ईंट निर्माण से परिचित हो गया है इस कालखंड में। ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर पकी ईंटें नहीं हैं, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें हैं। अब आपसे ये कहेगा कि ये बताइए, ताम्र पाषाण काल में पकी ईंटों का प्रयोग कहां से मिलता है? तो ताम्र पाषाण काल में पकी ईंटें केवल एक जगह से मिली हैं, अपवाद है, और वो स्थल है गिलुंद। ध्यान रखिएगा, एकदम रिंग कर दिया है, ध्यान रखिएगा। पकी ईंटों का एकमात्र मतलब ये कि ताम्र पाषाण काल में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा था, केवल अपवाद है, और एक स्थल है गिलुंद जहां से पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ईंटों के निर्माण से परिचित हैं, लेकिन धूप में सुखाई गई ये ईंटें हैं, और विशेष तौर पर किसी भी दशा में केवल और केवल एक जगह गिलुंद से हमारे पास पकी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ताम्र पाषाण काल है ये दो तरह से है, दो कालखंडों में है। बहुत छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन परेशान मत होइए, मैं केवल आपको समझा देता हूं। एक ताम्र पाषाण काल वो है जो नव पाषाण काल के बाद आया, एक ताम्र पाषाण काल वो है जो नव पाषाण काल के बाद आया। यानी कि ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृतियां हैं, ये बात आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। और अब बात ये आ रही है कि भाई ये दूसरा ताम्र पाषाण काल, तो दूसरा ताम्र पाषाण काल फिर एक बार आया है जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। कांस्य काल यानी कि नगरीकरण के पतन के बाद एक बार हमें दूसरी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां दिखाई पड़ती हैं। वो ये कह रहे हैं, नगरीकरण के पतन के उपरांत
परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की ग्रामीण और स्थानीय संस्कृतियां। तो मुझे उम्मीद है ये बातें दोनों में फर्क कर पा रहे होंगे। ये भी एक शोध का विषय है अभी कि भाई वो कांस्य काल के बाद फिर से एक बार ग्रामीण और स्थानीय संस्कृतियां पनपी और वो ताम्र पाषाण काल, वहां पे कांस्य का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये एक नंबर जो यहां पर, इसको हम लोग बहुत विशेष डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो नव पाषाण काल के बाद आया, ये देख रहे होंगे आप 3 हिस्से में है। एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, बनास नदी के तट पर, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर, और एक पश्चिमी महाराष्ट्र में है, अहमदनगर एवं पुणे में। मुझे उम्मीद है ये 3 संस्कृतियां, और इसमें अभी हम लोग क्रम से सारी संस्कृति और सारे स्थल, उनकी विशेषताएं सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न यहां से भी है। फिर ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता यानी नगरीकरण के पतन के पश्चात सिंध और पाकिस्तान में झूकर और झांकर संस्कृति है, पश्चिमी पंजाब में बहावलपुर कब्रगाह एक संस्कृति है, गुजरात में लाल चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का विकास हुआ है, और पूर्वी पंजाब में पीले मृदभांड वाली संस्कृति का विकास हुआ है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। और गंगा यमुना के दोआब में गैरिक मृदभांड वाली संस्कृति है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और खास बात क्या है कि कच्ची ईंटें हैं, पकी ईंटें मैंने केवल बताया, एक जगह है गिलुंद है, और लकड़ियां घास फूस आदि का प्रयोग करके झोपड़ियां बनाई गई हैं। गोलाकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं। मातृ देवी और वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, मातृ देवी और वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। और विशेष तौर पर यह बात है कि मालवा से वृषभ पूजा के संकेत मिलते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, मालवा से वृषभ पूजा के संकेत मिलते हैं। और इनाम गांव से तांबे की मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैंने कल भी डिस्कस किया था कि तांबे की मातृ देवी कहां से मिलती हैं, तो वो इनाम गांव से है। ठीक है। और कुछ संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी हैं, जैसे कैथा और दहमाबाद। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें और एक एक स्थल के बारे में जान लें। ये विस्तार थोड़ा सा देख सकते हैं आप। इलाहाबाद में खैराडी माफ कीजिए, खैराडी और नौहान, बिहार में चिरान सोनपुर, मध्य भारत में कैथा एरन गुंगेरिया, राजस्थान में अहाड़ और गिलुंद, महाराष्ट्र में जोरवे और इनाम गांव। ये स्थल है कुछ प्रमुख। अब देखिएगा थोड़ा सा 3 वर्गों में मैंने विभाजित करके आपको अभी पहले ही बता दिया। तो पहला वर्ग क्या है ये देखिएगा, 3 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। पहला क्या है, राजस्थान की अहाड़ संस्कृति। ध्यान दीजिएगा 2000 बीसी से 1400 बीसी के आसपास है, बनास नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को बहुत कायदे से याद रखिएगा, गलतियां ना हो जाएं, और क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अब जैसे एक साइंटिफिकली अगर आप देखिए कि वो पाषाण काल से अगर 3 प्रश्न आ रहे हैं, 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो कम से कम इस तरह से रखना चाहिए कि एक प्रश्न पुरा पाषाण काल का हो, एक मध्य पाषाण काल का हो, एक नव पाषाण काल का हो, और एक ताम्र पाषाण काल का हो। कम से कम साइंटिफिकली अगर पेपर बनाया जाए तो प्रश्नों को इसी लिहाज से रखा जाना चाहिए। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ताम्र पाषाण काल भी बहुत लंबा है, कठिन है। सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फिर देखिएगा बनास नदी के किनारे विकसित हुई, और 3 प्रमुख स्थल विशेष तौर पर हैं, अहाड़, गिलुंद और बालाथल। ठीक है ना। अहाड़ और गिलुंद के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि वो मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की कैथा संस्कृति है, 2000 बीसी से 1800 बीसी है। और फिर मालवा संस्कृति है, 1700 बीसी से 1200 बीसी है। ठीक है। और फिर इसके बाद देखिएगा कुछ खास बात यहां पर दिखाई पड़ रही है। अभी हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कैथा संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ विशेष बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर विस्तार से स्थलों के बारे में डिस्कस कर देंगे। वो ये कह रहे हैं, ये प्रश्न आया है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का जो प्राचीनतम प्रतीक स्थल है वो कौन सा है। वो कैथा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, कैथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का प्रतीक स्थल कौन सा है, वो कैथा है। कैथा के ऊपर मालवा संस्कृति पनपी। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि कि मालवा संस्कृति का महत्व ज्यादा है।
ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर वो प्राचीनतम प्रतीक स्थल पूछता है तो वो कैथा हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ और बातें देखिएगा। कैथा के ऊपर मालवा संस्कृति पनपी, तो अब देखिएगा मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया तथा इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो नवदा टोली है। मालवा संस्कृति में सबसे पहले खोजा गया और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो नवदा टोली है। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली है। इतने अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इतने अच्छे से इसको याद कर लीजिए, गलती ना हो। यहां पर बहुत कंफ्यूजन है और अभी जब आप महाराष्ट्र वाली जोरवे संस्कृति पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारी बातें इसी तरह से हैं। बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, सबसे पहले उत्खनित किया गया स्थल कौन सा है, तो इसका एक चार्ट बना लीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो मालवा संस्कृति में सर्वप्रथम खोजा गया और इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, नवदा टोली है। और सबसे बड़ा विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है जिसका सबसे ज्यादा विस्तार में उत्खनन हुआ है, वो भी नवदा टोली है। अब थोड़ा सा पहले यहाँ पे कालानुक्रम देख लीजिएगा, फिर हम लोग तीसरी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम क्या है, तो सबसे पहला प्राचीनतम स्थल जो मैंने बताया प्रतीक स्थल, वो कौन सा है, कैथा है। याद आ रहा है, 2000 बीसी से 1800 बीसी आसपास। आप कैथा को याद रखिए। कैथा के बाद फिर आ जाएगा अहाड़, आ जाएगा, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहाड़ के बाद फिर मालवा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के क्रम की बात हम कर रहे हैं। और फिर जो नवीनतम स्थल है जोरवे है, वो जोरवे संस्कृति का स्थल है, ये नवीनतम है। तो ये कह सकते हैं, यहां पर 2-3 प्रश्न बन गए, क्रम लगा दीजिए, या ये कह सकता है कि ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीनतम स्थल कौन सा है, या फिर ये कह सकता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का नवीनतम स्थल कौन सा है। नवीनतम है तो वो जोरवे है, प्राचीनतम है तो वो कैथा है। क्रम लगाएंगे तो कैथा, अहाड़, मालवा, जोरवे, ऐसे कर सकते हैं। और ये तीसरी जो संस्कृति है वो जोरवे संस्कृति है। मैं अभी आपको केवल बेसिक्स बता रहा हूं, फिर अभी विस्तार में भी शुरू करते हैं। जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में है, 1400 से लेकर लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास है। महाराष्ट्र में विकसित है। जोरवे नामक स्थल के आधार पर ही इसको जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जोरवे स्थल के नाम से, जैसे आप जानते हैं हड़प्पा स्थल के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। क्लियर हो रही है बातें, यहां पर जोरवे स्थल के नाम पे जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा देखिएगा, जोरवे संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान से देखिएगा, एवं सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। मुझे उम्मीद है अब चीजें क्लियर हो रही हैं। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल दैमाबाद है, जबकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस बात को, फिर मैंने यहां को रिलेट कर दिया जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 2 मिनट पहले, कि अगर वो कह रहा है कि जोरवे संस्कृति का या महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो वो इनाम गांव है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत जो उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है वो नवदा टोली है। और नवदा टोली का संबंध किस संस्कृति से है, मालवा संस्कृति से। मुझे उम्मीद है ये सारे जो कंफ्यूजन है अब क्लियर हो गए होंगे। छात्रों को जब पढ़ना शुरू करते हैं और जब किसी विशेष तौर पे किसी मार्गदर्शन के अभाव में पढ़ना शुरू करते हैं तो चीजें बड़ी गलत हो जाती हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हर चीज मिक्स हो जाती है। हर चीज मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा दे रहा हूं। बहुत सारे नए छात्रों का जुड़ाव हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी ने किया है। दिखाई पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट पता लगता है कि आपको क्या चाहिए। और व्हाट्सएप पर भी रोज सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, हम लोगों को फॉरवर्ड होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, कहां पे दिक्कत आ रही है, वो सारी बातें पता चल रही हैं। और आपकी सारी परेशानियों को हम लोग हैंडल करेंगे आने वाले दिनों में। आप अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। नए छात्रों के लिए विनम्रता पूर्वक सूचना है, हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट
एंशियंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी के नाम से है। 3000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, प्रागैतिहासिक काल है। और ध्यान रखिएगा लगभग इसमें 286 प्रश्न केवल प्रागैतिहासिक काल के हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस के और तमाम जगहों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको 50 से 60 प्रश्न से ज्यादा मिलेगा नहीं। हम लोगों ने इसमें इतने प्रश्न, जितने आप यहाँ पर रिमार्क्स में देख रहे हैं, हर प्रश्न को पिकअप करने की कोशिश की है। ये हमारा मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का संकलन है। अमृत गंगा मेडवल इंडिया 2500 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन से शुरू होता है और परवर्ती मुगलों तक जाता है। और ये हमारा मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। 2000 प्रश्न है। इस प्रकार कुल 7500 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपको हल करने को मिलेंगे। कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी दी हुई है और कम से कम आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा मिल जाएगी, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर वो कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब आहार संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, पहले आहार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप मालवा संस्कृति पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप जोरवे संस्कृति पढ़ लीजिए, प्रमुख स्थलों के बारे में जान लीजिए और एकदम फाइनल हो जाएगा ये टॉपिक। कल से हड़प्पा सभ्यता एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। छात्रों ने कुछ ऐसा भी कहा कि सर एक टॉपिक मेडवल का पढ़ा दीजिए, फिर मॉडर्न का पढ़ा दीजिए। मुझे लग रहा है कि जो एक सेगमेंट का जितना कठिनतम टॉपिक है सब एक तरफ से चलिए, बीच बीच में भागेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल अपने जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आहाड़ कहां पर है सर? बनास नदी के किनारे है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। प्राचीनतम नाम आहाड़ का ताम्रवती है। ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। आहाड़ से तांबे के उपकरण सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ताम्रवती कहा गया है, या फिर इसको तांबे का नगर भी कह सकते हैं। तांबे का नगर भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आहार से हमें ताम्रपाषाण काल में चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, याद आ गया होगा। आहार में चावल की खेती के प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोरवे संस्कृति में इनाम गांव से चावल के प्रमाण याद रखिएगा, ये मैंने रिंग कर दिया है। यानी कि ताम्रपाषाण काल में सर चावल के प्रमाण कहां पे है? इसके पहले पाषाण काल में आपने देखा है लहुरा देवा है, याद आ गया होगा। कोलडेवा आपको याद आ गया होगा, चावल याद आया। अब ताम्रपाषाण काल में आहाड़ और इनाम गांव है। और कल भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल डिस्कस किया था, तब भी चावल के बारे में बताया था, सारी चीजों को जोड़ के बताया था। हड़प्पा में लोथल में चावल के दाने हैं, रंगपुर में धान की भूसी है। और वैदिक काल में चावल कहाँ है? हस्तिनापुर में है। मुझे उम्मीद है चीजों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ताम्रपाषाण काल में चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिलते हैं सर? तो वो इनाम गांव से मिलते हैं और आहाड़ से मिलते हैं। एकदम लॉक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर देखिएगा वो कह रहे हैं कि आहाड़ के आवास निर्माण में कच्ची ईंटों और पत्थरों का प्रयोग हुआ है। माफ करिएगा, आहाड़ के आवास निर्माण में कच्ची ईंटों एवं बांस बल्ली का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक विशिष्ट बात है। जैसे अभी मैं कह रहा हूं कच्ची ईंटों के निर्माण से परिचित हो चुके हैं और पकी ईंटें केवल एक जगह हैं, वो कहां है? गिलुंद में है। अभी मैंने बताया आपको गिलुंद में है। क्लियर हो रहा है? अब मामला ये है कि किस स्थल के आवासों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो सर वो आहाड़ है। और एक खास बात यहां पर मैं थोड़ा सा रिकनेक्ट कर रहा हूं, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता में एक स्थल है धौलावीरा, जिसके निर्माण में श्वेत प्रस्तर खंडों का, श्वेत प्रस्तर खंड मतलब व्हाइट पत्थर, ध्यान रखिएगा, उनका प्रयोग बहुतायत हुआ है, इसीलिए उसका नाम है धौलावीरा। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आपकी रिकॉल हो गई होंगी। अब आ रहे हैं हम लोग गिलुंद पे आ रहे हैं, है ना? गिलुंद पे आ रहे हैं। आहाड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र है। बात समझ में आ रही है? स्थानीय केंद्र गिलुंद है और अपवाद स्वरूप गिलुंद से पक्की ईंटों के प्रयोग का अपवाद स्वरूप एकमात्र साक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा,
तो ये एक बेहतरीन बात हो रही है। और उससे भी बड़ी बात यहां पर देखिएगा, अग्निकुंड या फिर यज्ञ वेदी या फिर हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? गिलुंद से मिले हैं। सर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों पर। पता नहीं शायद आपकी नजर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। वो ये कहेगा ताम्र पाषाण काल में हमें हवन कुंडों के साक्ष्य कहां से मिले? तो ऐसे ही हवन कुंड हमें मालवा संस्कृति में नवदा टोली और दंगवाड़ा से भी मिले। तो अब देखिए कितना कोरिलेशन है। एक कह रहे हैं हम कि ताम्रपाषाण काल में हमें कहां से मिल रहा है, वो गिलुंद से मिल रहा है, आहार संस्कृति का स्थल है। मालवा संस्कृति में दंगवाड़ा और नवदा टोली है, ये बात क्लियर हो रही है। दंगवाड़ा पूछा भी गया है, नेट में पूछा गया है। तो अब देखिए कितना क्लियर कट हो गया। तो ताम्रपाषाण काल में 3 स्थल हो गए, कौन कौन से? गिलुंद, नवदा टोली और दंगवाड़ा। हड़प्पा सभ्यता में वो विशेष तौर पर यज्ञ वेदियां कहां से मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता में हवन कुंड कहां से मिले हैं? अग्निकुंड कहां से मिले? लोथल और कालीबंगा से मिले। याद आ रहा है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए सब लोग, चीजों को बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये बताइए कि लेक्चर एकदम दिमाग में हिट हो रहा है, एकदम चीजों को समझ में आ रहा है। सभी छात्र और छात्राएं कम से कम रिप्लाई करें और इस प्रश्न का भी जवाब दें कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हमारे पास हवन कुंड कहां से मिले हैं? उत्तर वैदिक काल में हवन कुंड हमारे पास कहां से मिले हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए। और बड़ा कॉमन प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ये जवाब आपको देना है। तो ये क्लियर हो गया कि ताम्रपाषाण काल में हमारे पास यज्ञ वेदियां या फिर हवन कुंड कहां से हैं। और अब क्या था संस्कृति के बारे में? टाइम पीरियड लगभग 2000 से 1800 बीसी। और फिर आपको पता है वीएस वाकणकर 1964 में इसके खोज करता है। और खास बात क्या है? कैथा ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्राचीनतम केंद्र है। ये अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। दूसरे शब्दों में प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैथा संस्कृति है। नवीनतम कौन सी है? जोरवे। इतनी बार हम चीजों को जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। एक सामान्य मेधा शक्ति का बालक भी अगर क्लास में है और वो चीजों को पकड़ के चल रहा है और रोज रोज चीजों को रिवाइज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहीं से बेड़ा पार हो जाएगा, कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप ये 7500 क्वेश्चन, 3000 एंशिएंट के और 2500 मेडवल के, 2000 मॉडर्न के सॉल्व कर लेते हैं, तो इतना एग्जाम ओरिएंटेड है सब कुछ कि बस यहीं से पार, यहीं से बेड़ा पार। और फिलहाल ईश्वर करे ऐसा ही हो। और कुछ समकालीन है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जो हड़प्पा के समकालीन है, वो कैथा और दहमाबाद। ठीक है, दहमाबाद जोरवे संस्कृति का स्थल। इतना कुछ क्लियर है। फिर देखिएगा, अब फिर से बोलूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताम्रपाषाण काल में घोड़े की अस्थियां कहां से मिलती है? सर क्या मतलब ताम्रपाषाण काल में लोग घोड़े से परिचित थे? हाँ सर परिचित थे। घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं? कैथा से मिली हैं। घोड़े का कंकाल, घोड़े की अस्थियां कहां से मिलती हैं? ताम्रपाषाण काल में कैथा से मिलती हैं। और फिर देखिएगा जोरवे संस्कृति में इनाम गांव से घोड़े को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। अस्थियां कहां से मिलती हैं? तो सर वो कैथा से मिलती हैं। वो घोड़े को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है सर? तो वो फिर स्थल चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा जोरवे संस्कृति का स्थल इनाम गांव। मुझे उम्मीद है क्लियर है। हड़प्पा सभ्यता में भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? अस्थियां सुरकोटदा से मिली हैं। याद आया होगा, घोड़े का कंकाल, घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं? सुरकोटदा से मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में। घोड़े के दांत कहां से मिले हैं? आपको बताना है। घोड़े का जबड़ा कहां से मिला है? आपको बताना है। घोड़े का जबड़ा कहां से मिला है? घोड़े के दांत कहां से मिले हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, आपको पता है तो रिप्लाई करिए, नहीं तो ढूंढिए। और ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी टेस्ट सीरीज में सब कुछ शामिल है। तो फिर देखिएगा घोड़े से परिचित है। हाँ सर परिचित है। ताम्रपाषाण काल के लोग, बढ़िया है। आगे देखिएगा कैथा, अब बढ़िया बात है। कैथा का प्राचीनतम नाम कपित्थक है। और कितनी बढ़िया बात आ रही है, कहां से चीजें कहां जुड़ जा रही हैं। कपित्थक को महान खगोलज्ञ वराह मिहिर का जन्मस्थान माना जाता है। कपित्थक को महान खगोलज्ञ वराह मिहिर का
जन्म स्थान माना जाता है। मुझे उम्मीद है यहां से अब चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही है। 2 मिनट लगेगा, लेकिन विद्वानों के जन्म स्थानों को भी थोड़ा देख लीजिए। कपित्थक वराह मिहिर का जन्म स्थान है, पूछा जा सकता है। गोनर्द कश्मीर, ये पतंजलि पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार में शालातुर पाणिनि का जन्म स्थान है, पूछा गया है। कुसुमपुर पटना आर्यभट्ट, उज्जैनी कालिदास का जन्म स्थान है। एकदम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद ना आ रहा हो तो नोट कर लीजिए। ये सारी मेहनत बहुत हमारी टीम ने चीजों को बहुत अच्छे से जुटाया है। गुलबर्गा देखिएगा, महावीराचार्य याद आ रहा होगा, महान गणितज्ञ हैं। हुगली श्रीधराचार्य, कश्मीर परिहासपुर, कल्हण का नाम सुना है, कल्हण की पुस्तक का नाम आपको पता है। खानदेश भास्कराचार्य द्वितीय हैं। भीनमल ब्रह्मगुप्त भारत के न्यूटन कहे जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की है। पृथ्वीकूटा बाणभट्ट का जन्म स्थान है, पूछा गया है। तो 11 विद्वानों के नाम और इनके जन्म स्थान आपने देखे हैं। चूंकि यहां से प्रश्न बने हैं तो हमने आपको सारा कुछ कलेक्शन में करके आपको फॉरवर्ड कर दिया है। नए छात्र अभी भी लगभग 29% छात्र ऐसे लाइव सेशन में दिख रहा है जो क्लास में तो है, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको अपनी सुविधा के लिए अपनी इच्छा अनुसार अगर क्लास के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रह सकें, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपके ऊपर सीधे तौर पर डिपेंड करता है। और अब बारी है मालवा संस्कृति की। 1700 बीसी से 1200 बीसी। इसके बाद भी अगर आपको इस टॉपिक में कुछ प्रश्नों में दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, तो प्लीज यहां पे देखिएगा। मालवा संस्कृति के 3 प्रमुख स्थलों में मालवा, नागदा और नवदा टोली हैं। नागदा और नवदा टोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ये कह लीजिए कि इस संस्कृति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नवदा टोली है। तो आइए थोड़ी डिटेल करते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में मालवा के मृदभांड सर्वोत्तम है, उत्कृष्टतम है। ये पूछा गया है कि कहां के मृदभांड सर्वोत्तम है। ध्यान दीजिएगा, मालवा संस्कृति के। और ये भी पूछा गया है कि ये बताइए किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति से हत्थेदार और टोटीदार मृदभांड मिलते हैं। वो स्थल है जोरवे संस्कृति का। याद आया? मतलब ये कह सकते हैं कि हत्थेदार और टोटीदार मृदभांड जोरवे संस्कृति में। सर्वोत्तम या उत्कृष्टतम मृदभांड कहां से हैं? मालवा संस्कृति के हैं। रंग इनका लाल है और उन पर काले रंग से धारियां बनाई गई हैं। इतना क्लियर कट चीजें आ रही हैं। मालवा से हमें वस्त्र निर्माण का साक्ष्य मिलता है, इस कालखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा। तकली का साक्ष्य तो स्पष्ट है, यह ध्यान दीजिएगा। तकली एवं चरखे जैसी संरचना का अप्रत्यक्ष साक्ष्य, यह अप्रत्यक्ष साक्ष्य है, आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तकली का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती ना हो। और यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, उसकी खेती, उसके कृषि उत्पादन के लिए एक बढ़िया बात है। अब देखिएगा, मालवा एवं राजस्थान से मिली वृषभ मूर्तियों से संकेत मिलता है कि वृषभ अथवा सांड का धार्मिक महत्व था। तो सांड या वृषभ पूजा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मालवा संस्कृति से मिलते हैं। और सर, अब इस संस्कृति का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल नवदा टोली आपके सामने है। स्थिति आपके ठीक निगाह के सामने है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी तट पर। नदियों के नाम जरूर याद रखिएगा। उत्खनन किसने किया? एच.डी. साकलिया सर ने किया। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में स्थल, नदियां खोज करता, उत्खनन करता, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अति आत्मविश्वास में प्रश्न गलत होते हैं। मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल मालवा है।
सबसे बड़ा स्थल मालवा संस्कृति का नवदा टोली है। और फिर चौथी पांचवी बार यह दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली है। और देखिएगा, संपूर्ण ताम्र पाषाणिक संस्कृति की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती भी नवदा टोली है। सबसे बड़ी नगरीय बस्ती, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी नगरीय बस्ती इनाम गांव है। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी मतलब बड़ा अभूतपूर्व शब्द आ गया यहां पे, नगरीय बस्ती। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, अभी नगरीकरण नहीं है, नगरीकरण नहीं है। इनाम गांव की जो बस्ती है, ग्रामीण बस्ती, वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच रही थी, लेकिन अभी नगरीकरण में रूपांतरण नहीं हुआ है। बहुत क्लियर कट ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रश्न ऐसे बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र, और फिर ये देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल इनाम गांव है। तो अब बड़ी बात यह है कि पूरे जो ग्रामीण बस्ती जो सबसे बड़ी है वो नवदा टोली है। भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल नवदा टोली है। जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल इनाम गांव है। और ये एक ऐसी बस्ती है जो नगरीकरण के करीब पहुंच रही थी। नगरीकरण हुआ नहीं है, नगरीकरण का संबंध ताम्र पाषाण काल से नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल, बड़ा स्थल दैमाबाद है, ये बात क्लियर है। सारी बातों को इतना जोड़ दिया है मैंने कि अब कहीं पर भी गलती नहीं हो सकती। सर गलती हो जाएगी तो फिर इसका दोष मतलब फिर समझ पे आएगा। समझ पे इसलिए आएगा कि परीक्षा भवन में आपने अपने मस्तिष्क को ठीक से यूज नहीं किया। परीक्षा के एक दिन पहले खूब आराम से सो कर जाइएगा। पूरी रात जाग के पढ़ेंगे तो परीक्षा भवन में गड़बड़ हो जाएगी। सर्वाधिक अनाजों के ढेर और अनाजों की किस्में कहां से मिलती हैं? ताम्रपाषाण काल में नवदा टोली से मिलती हैं। इतनी किस्में किसी अन्य ताम्रपाषाणिक स्थल से नहीं मिलती। तो ये बात है कि ताम्रपाषाण काल में अनाज की सर्वाधिक किस्में कहां से मिली है? नवदा टोली से मिली है। वो कह रहे अनाजों के ढेर कहां से मिलते हैं? नवदा टोली से मिलते हैं। और फिर एक रिमार्क है, और वो रिमार्क है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस्म की फसलों का साक्ष्य बालू से मिलता है। बालू स्थल कहां है? हरियाणा से मिलता है। और यहां से हमें लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलता है। ये सब बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे साथ पूरी हिस्ट्री कंटिन्यू कर गए यहां पे, और मैंने कहा है मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, बस केवल विनम्रता पूर्वक कोशिश करेंगे कि इस बार पूरी हिस्ट्री आपकी परीक्षा तक, खास जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सब कुछ यहीं पर डिलीवर कर देंगे। आप इस बार रिवाइज करें हमारे साथ 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट जितनी भी देर हमारी क्लास यहां पे होती है, क्लास में आइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी ही डिटेल हमें मिल जाए जिसके लिए अलग से हमें भागना ना पड़े, तो ये प्रैक्टिस सेट है। ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में भी हैं। उनकी व्याख्या भी इसी तरह एक्सप्लेन करके लिखी गई है। ये अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्नों का एंशिएंट हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज है। और फिर वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर राजपूत काल तक जाता है। ये मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है सर, ये मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है। ये 2500 प्रश्न है, एंशिएंट में 3000 हैं। अमृत गंगा मेडवल अरबों के आगमन से परवर्ती मुगलों तक जाता है। और ये हमारा मॉडर्न इंडिया का, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ये अमृत मंजरी है 2000 प्रश्नों का, यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है और एकदम लास्ट तक भारत की आजादी 1950 से आगे तक जाता है। टॉपिक वाइज है सारे प्रश्न, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। और इस प्रकार आप 7500 प्रश्न हल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये 3 पुस्तकें आपको नहीं चाहिए तो भी एक कंबाइंड है एंशिएंट मेडवल मॉडर्न की, हमारी अमृत कलश के नाम से है। मेडवल मॉडर्न एंशिएंट की कंबाइंड प्रैक्टिस सेट 3000 प्लस प्रश्न है, लगभग 3400 प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल से लेके भारत की आजादी के बाद तक जाती है। आप चाहें तो इन 3 पुस्तकों को मंगा सकते हैं, इनको ना मंगाना चाहें तो अमृत कलश को मंगा सकते हैं, वो एक कंबाइंड पुस्तक है। और अगर अमृत कलश को नहीं मंगाना चाहते हैं सर तो कोई बात नहीं, हमारी क्लास से आप जुड़े रह सकते हैं, हमारी क्लास से आप जुड़े रह सकते हैं। काफी कुछ मैं क्लास में ही डिलीवर कर दूंगा।
और फिर कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ताम्रपाषाण काल में अग्निकांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नवदा टोली से मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट बातें ही शामिल की हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही शामिल की हैं। नवदा टोली से हमें ताम्रपाषाण काल में अग्निकांड के साक्ष्य मिले, एक बात हो गई। थोड़ा सा और देखिएगा, रिमार्क करके बात हो रही अग्निकांड के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में, और ये वाला प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार आया, कोर्ट दीजी से होता है, किस हड़प्पा सभ्यता के किस नगर का विध्वंस अग्निकांड की वजह से हो गया, कोर्ट दीजिए। तो ताम्रपाषाण काल में आपको पता चल गया, और नवपाषाण काल में कल मैंने आपको बताया था चरान से हमें अग्निकांड के साक्ष्य मिले। इतना कुछ रिकॉल हो रहा है, मतलब अगर किसी ने आज का लेक्चर भी कंटिन्यू करना शुरू किया तो जो पिछले 4-5 लेक्चर हुए हैं अभी तक, आप उनको जब को रिलेट करेंगे, बार बार एक बार चीजें सामने आती जाएंगी, तो आपको अलग से कुछ नहीं एफर्ट करना है, सब मस्तिष्क में एकदम बैठ जाएगा। मालवा संस्कृति में अग्निवेदिका, हवन कुंड मिलते हैं। देखिए, कोरिलेट कर दे रहे हैं, अग्निकांड है और ये अग्निकुंड है। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ था सर, छात्रों ने, अग्निकांड की बात हो रही है, और ये चूंकि क्लास में हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी उसमें चल रही है और अभी सितंबर में फिर शुरू हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि सर वो अग्निकांड और अग्निकुंड दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? बोले सर वो तो हड़प्पा में लोथल और कालीबंगा है। मैंने कहा अग्निकांड पूछा गया है, अग्निकुंड नहीं पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि अग्निवेदिका, हवन कुंड या अग्निकुंड जो भी है वो मालवा संस्कृति में, और नवदा टोली दंगवाड़ा, ये देखिएगा हार संस्कृति में गलंद से। तो ये एकदम क्लियर कट चीजें सामने हैं, हवन कुंड और अग्निकुंड और अग्निकांड, फर्क है। और सर आइए, जोरवे संस्कृति अंतिम, तीसरी और नवीनतम संस्कृति है। पश्चिमी महाराष्ट्र 1400 से 700 बीसी तक चलती रही है, महाराष्ट्र में विकसित हुई है, और जोरवे स्थल के नाम पर इसको जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा स्थल जोरवे संस्कृति का दैमाबाद है। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम, जो दक्षिणतम छोर है वो भी दैमाबाद है, और वो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे, पता रहना चाहिए। फिर उत्तरी छोर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? तो फिर देखिएगा, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितनी बार ये बात रिपीट हो गई, महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल इनाम गांव है। भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल है वो नवदा टोली है। किस संस्कृति का है? वो मालवा संस्कृति का। फिर देखिए, जोड़ जोड़ के इतनी बार चीजें रिपीट हो जा रही हैं कि अब आपको गलती नहीं होगी। दैमाबाद कहाँ है? प्रवरा के किनारे है। और फिर ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल अभी बता दिया मैंने। दैमाबाद सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक बस्ती है, जिसका जो क्षेत्रफल है लगभग 20 हेक्टेयर के पास है। जोरवे संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल दैमाबाद है, जहां हमें तांबे की कई मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका वजन कई कई किलो तक है, जिनमें गैंडा, हाथी और सांड की मूर्तियां। तो ये प्रश्न भी आया है कि कहां से ऐसी तांबे की मूर्तियां मिली है जिनका वजन कई कई किलो तक है? सर वो दैमाबाद है। मुझे उम्मीद है आप चीजों को बढ़िया से देख पा रहे हैं। और ये प्रश्न कई बार आया है, कांसे का रथ, कांसे का रथ, ये हड़प्पा सभ्यता की बात है, ये ध्यान दीजिएगा। ये ताम्रपाषाण काल में नहीं, ये ध्यान देना होगा। तांबे के साथ कांसे की वस्तुएं मिली हैं, क्योंकि दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का समकालीन है। तो ये जब जो ये कांसे की बात आ जाएगी, उसका रिलेशन फिर इन रिलेशन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण काल में कांसा नहीं है, ताम्रपाषाण काल में लिपि नहीं है, ताम्रपाषाण काल में नगरीकरण नहीं है। तीनों बातें ध्यान रखिएगा। इन तीनों का संबंध नगरीकरण, लिपि और कांसा, इसका संबंध कांस्य काल और हड़प्पा सभ्यता से है। तो फिलहाल देखिएगा, इनाम गांव एवं दैमाबाद। अब देखिए, एकदम क्लियर कट बात आ गई, एकदम क्लियर कट बात आ गई। वही बात जो मैंने अभी आपको 3-4 मिनट पहले बताई है कि इनाम गांव और दैमाबाद की ताम्रपाषाणिक बस्तियां लगभग नगरीकरण के स्तर तक पहुंच रही थी, लेकिन नगरीकरण हुआ नहीं था। आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर वो ऐसे कहता है कि ताम्रपाषाण काल में नगरीकरण का एविडेंस कहां से मिल रहा है, तो आपको फिर जब जवाब देना होगा तो पहली चॉइस में क्या चुनना होगा? इनाम गांव। इनाम गांव ऑप्शन में नहीं है तो दैमाबाद। दोनों को चुनना है तो दोनों को चुन लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से किलाबंद दुर्गीकृत खाई से घिरी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है? दुर्गीकरण खाई यानी कि चारों तरफ से वो बस्ती के बाहर
गड्ढा खोदा गया चारों तरफ से, उसकी सुरक्षा के लिए किलाबंद बस्ती है। तो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच रही थी, लेकिन नगरीकरण में रूपांतरण नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि सर दैमाबाद और इनाम गांव में कहीं पर एक बार ताम्रपाषाण काल में नगरीकरण के एविडेंस करीबी है, तो करीबी जवाब आप इनाम गांव पहले देंगे और फिर बाद में देंगे कौन सा, दैमाबाद। और अगर दोनों चुनना हो तो दोनों चुनिएगा, क्योंकि विकल्प भी कभी कभी दिए होते हैं। और फिर बड़ी बात आ गई, ताम्रपाषाण काल, दैमाबाद, और कई बार रिपीट हुआ है। कसाई खाने के साक्ष्य मिले हैं, वध स्थल के साक्ष्य मिले हैं, भूचर खाने के साक्ष्य मिले। और मैंने मध्य पाषाण काल को भी डिस्कस किया था, फिर ताम्रपाषाण काल को भी डिस्कस किया था, फिर आगे तमाम स्थलों को डिस्कस किया था, कहां कहां से आपके पास बूचड़ खाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बूचड़ खाने के साक्ष्य या वध स्थल कसाई खाने के साक्ष्य ताम्रपाषाण काल में दैमाबाद से हैं। और खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बूचड़ खाने को भी एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मनके बनाने वाले शिल्पियों के आवास मिले हैं, ताम्र शिल्पी की कार्यशाला मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, मनके बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशाला दैमाबाद ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमें मनके कहां से मिले, याद आ रहा है, पय्यमपल्ली, याद आया कि नहीं आया। कुम्हारों के आवास, मतलब एक एक लाइन में प्रश्न है। टेराकोटा का पैमाना, मिट्टी का पैमाना, टेराकोटा का पैमाना, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का पैमाना कहां से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है, ऐसा प्रश्न आया यूपीपीसीएस में। जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, जवाब आपको देना है। हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत, ध्यान दीजिएगा, हाथी का दांत कहां से मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैमाबाद से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में हाथी का दांत कहां से मिला है, हाथी के दांत का पैमाना कहां से मिला है, याद आना चाहिए। जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। मैं देखिए तो स्पीड मैंने कम कर दी। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का पैमाना कहां से मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना कहां से मिलता है, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, और फिर अगर मुझसे जवाब चाहिए तो फिर मैं हड़प्पा सभ्यता में बताऊंगा। और कम से कम ये इतने कॉमन प्रश्न है, बार बार रिपीट हुए, आपको जवाब देना चाहिए। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। अब देखिएगा, ताम्र शिल्पी की कार्यशाला, कुम्हारों के आवास, टेराकोटा का पैमाना, हाथी का संपूर्ण नक्काशीदार दांत कहां से मिला, सर दैमाबाद से मिला। मुझे उम्मीद है बातें बहुत क्लियर हो रही है। दैमाबाद में शवादान, मतलब दैमाबाद के शवादान, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, पिट बरियल्स, पूर्ण समाधिकरण, कलश शवादान। पूर्ण समाधिकरण का मतलब वो दफना दिया गया पूरी तरफ से, मतलब गड्ढे में पूरी तरफ से पूरी बॉडी को रख के दफनाया गया। कलश शवादान का मतलब है शवों को जलाया गया है, उसके बाद उसकी राख और अस्थियों को कलश में रखकर घर में ही दफना दिया गया है। मिश्रित विधि है जिसमें शव को जलाकर उसकी राख और उसकी अस्थियों को कलश में रखकर दफनाया गया है, और ये घर के अंदर ही दफना दिया गया है, आंगन में दफना दिया गया है। प्रतीकात्मक शवादान कहां से मिलते हैं, सिंबॉलिक बरियल हड़प्पा में कहां से मिलते हैं, धौलावीरा से मिलते हैं। और ये सिंबॉलिक बरियल ताम्रपाषाण काल में कहां से मिलते हैं, दैमाबाद में मिलते हैं। इतने बढ़िया से जोड़ के बताया है। प्रतीकात्मक शवादान, सिंबॉलिक बरियल आपको पता है। और ताम्रपाषाण काल में कहां से मिल रहा है, दैमाबाद में मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता में 6 प्रतीकात्मक समाधियां हैं भाई, ये भी ध्यान दीजिए, संख्या ही बता दी मैंने। प्रतीकात्मक समाधियां क्या हैं, ये विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में बनाई गई हैं, जहां पे उनको दफनाया नहीं गया है, मतलब वो जलाने के स्थान पे संभवतः वो जला करके और फिर थोड़ी सी अस्थियों को, राख को दफना करके उसके ऊपर उन्होंने समाधि बना दी। जैसे अभी विशिष्ट पुरुषों की समाधियां बनाई जाती हैं अभी यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में और वर्तमान समय में भी ये परंपरा प्रचलित है। तो सिंबॉलिक बरियल दैमाबाद में है और हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा में। फिर देखिएगा, दैमाबाद और इनाम गांव से स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाथल में योगी के कंकाल में कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिलते हैं। स्कर्वी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, दैमाबाद और इनाम गांव से। बालाथल में योगी के कंकाल में कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ये बताइएगा, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत कुछ मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है और हमारी टीम ने बड़ी अकूत मेहनत की है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस बार जो परीक्षा भवन में होने वाली गलतियां हैं वो ना हो सके। नए छात्र काफी संख्या में जुड़े हैं, और एक बार मैं पुनः आपको जल्दी से रिकॉल करा रहा हूं। एंशिएंट की हमारी ये प्रैक्टिस सेट अमृतसर
संजीवनी के नाम से 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। मेडवल का ये हमारा अमृत गंगा है, अरबों के आगमन से शुरू होता है, 2500 प्रश्न है। और फिर मॉडर्न इंडिया का हमारा ये अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्न है। टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। आप देख रहे हैं इस प्रकार कुल 7500 प्रश्नों को आपके पास समय है। आप चाहें तो इसको एक बार हल कर सकते हैं, और मेरी सलाह यह है कि आपको हल करना चाहिए। जो बेहतरीन चीजें मिल रही हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पास पहले से स्टडी मटेरियल है तो कम से कम आपके पास जो भी है उसको अच्छे से रिवाइव करिए। हमारी क्लास कितनी उपादेय हमको जरूर बताइएगा। और अब आगे देखिएगा, कसाई खाने के साक्ष्य हैं, कहां से हैं। तो अभी तो आपने देख लिया ताम्र पाषाण काल में दहमाबाद है, अभी मैंने बताया आपको 2 मिनट पहले बताया। तो देखिएगा मध्य पाषाण काल में कसाई खाना वध स्थल बागोर में है और महदहा में है। याद आया बूचा खाने के साक्ष्य। नव पाषाण काल में कहां पर है? कर्नाटक बुधिहाल में है। और यहां से बूचा खाना मिला, प्लस प्लस का निशान देखिए। सामूहिक भोज के साक्ष्य भी मिले हैं। कम्युनिटी फास्टिंग के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बुधिहाल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी कहीं पर कुछ है ऐसा। और यह ध्यान दीजिएगा, एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं, महगढ़ा ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल का स्थल विशालतम पशु बाड़े के साक्ष्य मिलते हैं। महगढ़ा, विशालतम पशु बाड़ा। और फिर अस्थि उपकरण निर्माण केंद्र, बहुत सारे कोरिलेशन में मैंने बता दिए हैं आपको। अस्थि उपकरण निर्माण केंद्र नव पाषाण काल में बुर्ज होम में है। फिर कह रहे हैं कि नव पाषाण काल में सर्वाधिक अस्थि उपकरण कहां से मिलते हैं? वो बिहार का चिरांद है। और फिर ध्यान दीजिएगा, नव पाषाण काल में चिरांद से सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र के साक्ष्य भी मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है छात्रों को। इन 2 प्रश्नों में नव पाषाण काल में सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र के साक्ष्य कहां से हैं सर? तो सामूहिक भोजन निर्माण केंद्र चिरांद है, वो कश्मीर है, ध्यान दीजिएगा। और अगर वो कहता है कि सामूहिक भोज उत्सव कम्युनिटी फेस्टिंग के साक्ष्य कहां पे हैं, तो वो बुधिहाल है, वो कर्नाटक है। मुझे उम्मीद है मेरा प्रयास आपके लिए काफी उपादेय साबित हो रहा होगा। जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कम से कम जाते जाते आप क्लास को लाइक का बटन दबा जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये है, अब देखो थोड़ा सा एक बार कुछ चीजें ऐसी हम रिकॉल करवा दे रहे हैं जहां से प्रश्न आए। नेट का प्रश्न है, प्राचीनतम चूल्हा कहां से मिला है? तो वो उच्च पुरा पाषाण काल में है, बिलासुर ग्राम में है। और ध्यान रखिएगा ये अपवाद है। नव पाषाण काल में विशाल सामुदायिक चूल्हा कहां से मिला है? गुमला से मिला है। गुमला है कहां पर? सिंधु की सहायक नदी गोमल नदी की घाटी में स्थित है। झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य संकेत कहां से मिलते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल में पैसरा से मिलते हैं। और मैंने बताया था कि ये अभी विद्वानों के लिए हमारे पास अभी शोध और आश्चर्य का विषय है, ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल में मधुमक्खी के छत्ते जैसी 13 सघन झोपड़ियां कहां से मिलती हैं? वो चौपानी मांडो से मिलती हैं। चौपानी मांडो से हमें वन्य चावल के प्रमाण भी मिले हैं, आपको पता है। चौपानी मांडो से हमें विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। मुझे लग रहा है सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो रही हैं, रिकॉल हो जा रही। थोड़ा रिमार्क और है, थोड़े रिमार्क्स और है, फटाफट रिकॉल करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुम्हारों के भट्टे, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिलते हैं? तो कुम्हारों के भट्टे वो मिलते हैं सर मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं लोथल और चहुंदड़ो से। सीप का पैमाना कहां से मिला? लिखिए, देखिए आ ही गई बात, अभी मैं आपसे कह रहा था वो बात आ गई। सब हाथी दांत का पैमाना, देखिए बात याद आ गई, लोथल से है। और पकी मिट्टी का पैमाना कहां से प्रतिवेदित है? कालीबंगा से आ गया, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तांबे और कांसे का पैमाना कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। जहां जहां पर आपको डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दे रहा हूं।
अब कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर अब आपको लग रहा है पाषाण काल खत्म हो गया, रिवाइज करना है, अब क्या करें, तो फिर 3 घंटे आप 5 लेक्चर देखेंगे। बिल्कुल 5 लेक्चर मत देखिए, 5 घंटे अब आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम इन्वेस्ट करिए आप इस प्रैक्टिस सेट पे, इस अमृत संजीवनी पर इन्वेस्ट करिए। 3000 प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री के, प्रागैतिहासिक काल में केवल 286 प्रश्न है, लगभग 300 मान लीजिए, और फटाफट पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सारे कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी दी हुई है, आपको बार बार लेक्चर्स देखने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब देखिएगा इनाम गांव पे आइए। इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र की भीमा की सहायक घोड़ नदी के तट पर है। कितना बढ़िया कर दिया, महाराष्ट्र का सर्वाधिक विस्तृत उत्खनन स्थल इनाम गांव है। फिर कह रहे ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी नगरीय बस्ती जो नगरीकरण के करीब पहुंची है, इनाम गांव है। ये करीबी बात यहां पर हो रही है। जोरवे संस्कृति का अगला प्रमुख स्थल इनाम गांव है। इनाम गांव की जो ताम्रपाषाणिक किलाबंद बस्ती है वो खाई से घिरी हुई थी। ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव और राजस्थान में स्थित स्थल अहाड़ से चावल की खेती के प्रमाण मिले। चावल वाला मैंने कई बार बताया, ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव और अहाड़, और ये सारी बातें मैंने एक बार कोरिलेशन में कहीं ना कहीं पर डिस्कस कर दी हैं। और थोड़ा सा विस्तार से देख लीजिए, ये विशेष महत्वपूर्ण है। क्या विशेष महत्वपूर्ण है सर? कि जोरवे संस्कृति के लोग अपने मृदभांडों का व्यापार भी दूर दूर तक कर रहे थे। मतलब किस संस्कृति के लोगों ने अपनी मृदभांडों का व्यापार दूर दूर तक किया? टोटीदार और हत्थेदार मृदभांड जोरवे संस्कृति के मृदभांडों की विशिष्टता है। और चूंकि ये मृदभांड कहीं और नहीं मिलते, अलग अलग संस्कृतियों में मिलते हैं, वो जोरवे संस्कृति से मैच खाते हैं, तो ये पता चलता है। और संख्या में बहुत कम है, रेयरेस्ट हैं, तो ये पता चलता है कि वो वहां से वहां पहुंचे होंगे, व्यापार हो रहा था। ठीक वैसे जैसे हम लोग आज भी गांव में मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, व्यापार होता है ना, सुराही का, गिलास का, कुल्हड़ का, प्याले का। जो दीपावली में हम लोग दिए जलाते हैं तो मिट्टी के जो बर्तन है, पॉट है, उनका व्यापार हो रहा है, उस समय भी हो रहा था। तो देखिएगा वो कह रहे हैं क्योंकि इनाम गांव के मृदभांड वहां से काफी दूर स्थित पुरा स्थलों में पाए गए हैं। जोरवे संस्कृति के मृदभांड मालवा संस्कृति के स्थल नवदा टोली से भी मिलते हैं। यह मृदभांडों के व्यापार का साक्ष्य है, क्योंकि यहां पर बहुत हैं और यहां पर बहुत संख्या में कम है, रेयर मिलते हैं, तो पता चलता है कि वो यहां से यहां हो रहा था, व्यापार हो रहा था, तो लोग जा रहे थे वहां पे। अब देखिएगा और भी खास बात आ रही है, इनाम गांव से सोने के आभूषण। तो स्वर्ण आभूषण के ताम्रपाषाण काल में सर स्वर्ण आभूषण जोरवे संस्कृति की विशिष्टता है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। तो इनाम गांव में सोने के आभूषण, निर्माण उपकरण, तांबे के चिमटे, मूसा इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। इससे संकेत क्या मिलता है कि स्वर्ण आभूषण निर्माण कला ताम्रपाषाण काल में जन्मी। याद आ रहा है? और फिर देखिएगा जो स्वर्ण आभूषण हैं वो बहुत दुर्लभ हैं और केवल ताम्रपाषाण काल में जोरवे संस्कृति में मिलते हैं। मतलब ये कंफ्यूजन ना होने पाए, है ना। ताम्रपाषाण काल में स्वर्ण आभूषण निर्माण कला जन्मी, जोरवे संस्कृति की विशिष्टता है। और कहां से मिल रहे हैं? इनाम गांव से मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिएगा कुछ विशेष प्रकार की सिर कटी हुई मूर्तियां भी मिली हैं हमें इनाम गांव से, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया बात है। सिर कटी हुई, महाभारत काल की देवी विशिरा का रूप प्रतीत होती है। शीश विहीन मात्र देवी की जो प्रतिमा है वो कहां से मिलती है? इनाम गांव से मिलती है। इनाम गांव से तांबे की मात्र देवी की प्रतिमा मिलती है। याद है अस्थि निर्मित वो जो मात्र देवी का जो एक संकेत है वो कहां से मिलता है? आपको बताना पड़ेगा, मैं यहां पे जवाब नहीं दे रहा हूं, मैंने कई बार डिस्कस किया है। फिर देखिएगा गणेश का आद्य रूप कहां से मिलता है? इनाम गांव से मिलता है। इतना कुछ मैंने करा दिया है, पूरा टॉपिक इतने विस्तार से करा दिया है। और फिर देखिएगा फिर एक विशेष बात है, यद्यपि कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां नगरीकरण के स्तर तक कभी नहीं पहुंची,
केवल इनाम गांव और दैमाबाद की जो बस्तियां हैं वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंचने वाली थी, पहुंच रही थी, लेकिन इनका रूपांतरण कभी भी नगरीकरण में हुआ नहीं, नगरों के रूप में हुआ नहीं। तो मुझे उम्मीद है एकदम बढ़िया से सब कुछ चीजों को कवर किया है। जोरवे संस्कृति के लोग मृतकों को अस्थि कलश में रखते थे। मैंने अभी बताया कि घर के अंदर जमीन में खोदकर दफना देते थे उत्तर दक्षिण स्थिति में। इन अस्थि कलशों के साथ कुछ तांबे की वस्तुएं मिली हैं, कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। इससे क्या पता चलता है कि सर वो पारलौकिक जीवन में आस्था को प्रदर्शित करती हैं, पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। और एक खास बात क्या है, जोरवे संस्कृति में शवों के पैर काटकर दफनाए गए हैं। शवों के पैर काटकर दफनाए गए किस संस्कृति में? जोरवे संस्कृति में। और फिर आपको थोड़ा याद आया होगा 16 मानव कंकाल जिनको 14 मानव कंकाल जिनको दाहिनी ओर करवट लेके उनके पैर मोड़ के दफनाया गया, याद आया कहां से है? फिलहाल पिछली चीजें आपको बार बार रिकॉल करवाने की जरूरत नहीं है। और फिर देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा हुआ है, विशेष महत्वपूर्ण बात है, विशेष महत्वपूर्ण है। इनाम गांव से मिट्टी के ताबूत में रखकर एक शव दफनाया गया मिला है। तो मिट्टी का ताबूत इनाम गांव में है सर, और लकड़ी वाला जो काष्ठ पेटिका युक्त शवाधान है वो कांस्य काल में हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान एच और राखी गढ़ी से प्राप्त होता है। अगर हड़प्पा सभ्यता में आपसे कहता है तो कब्रिस्तान एच हड़प्पा संस्कृति का है, और राखी गढ़ी से लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए गए शवों के साक्ष्य हैं। मिट्टी के ताबूत में रखकर दफनाया गया शव कहां पर है सर? वो इनाम गांव से है। सिंचाई के लिए इनाम गांव से हमें नहरें, कृत्रिम जलाशय और पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अपवाद स्वरूप हमें नहर का साक्ष्य कहां से मिलता है? मालवण से मिलता है। ये कुछ इतनी बढ़िया बात है, इतने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत ताम्र पाषाण काल एज वेल पाषाण काल में नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया कि वो इनाम गांव के लोगों ने घोड़ों को पालतू बनाया, अभी बता दिया। और फिर ये कह रहे हैं घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं? कैथा से मिली। फिर जोड़ दिया मैंने आपको कई बार, कैथा को पढ़ाते समय वहां पर भी कोरिलेशन में दिया था। इनाम गांव से हमें 3 गर्तावास मिलते हैं, ये पता है। नवपाषाण काल में हमें गर्तावास बुर्जहोम और गुफ्फा कराल से मिलते हैं, आपको पता है, ये लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे। और गुफ्फा कराल से 2 कक्षीय गर्तावास कहां से मिले हैं? गुफ्फा कराल से मिले हैं। सीढ़ीदार गर्तावास कहां से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में गर्तावास कहां से मिले हैं? आपको पता होना चाहिए, वो रंगपुर से मिले। हड़प्पा सभ्यता में गर्तावास कहां से मिले हैं? रंगपुर से मिले। नवपाषाण काल में एक स्थल और है लोहेबंद और कलाको डेरा, यहां से भी हमारे पास गर्तावास मिले हैं। फिर देखिएगा इनाम गांव से हमें एक 5 कमरों का विशाल भवन, बहुत कुछ है भाई, जो संभवतः किसी मुखिया का आवास था। इसी के पास एक अन्नागार भी था, ध्यान दीजिएगा। तो मुखिया का आवास कहां से मिला है? वो इनाम गांव से मिला है। 5 कमरों का विशाल भवन कहां से मिला है? इनाम गांव से मिला है। और फिर देखिए अभी जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे, फिर 1 घंटे की क्लास है लगभग, कभी 45 मिनट की, कभी 50 मिनट की। और आज हम लोग पाषाण काल को खत्म कर रहे हैं। पूरा हमने निम्न पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, 5 लेक्चर हमने ले लिए। तो अब दोबारा से जब कभी अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो फिर 5 घंटे खराब होंगे। इससे बेहतर है कि आप नोट्स बना लीजिए, जल्दी से फटाफट पढ़ते समय ही नोट कर लीजिए जो जो बातें आपको अब नोट करनी है, और फिर उसको कम से कम खाते उठते बैठते आप रिवाइज करते रहिए। और उससे भी बेहतर बात यह है कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, मैं केवल ये आपको सूचित कर रहा हूं। आपको निर्णय अपने विवेक के अनुसार करना है, मेरे कहने के अनुसार निर्णय नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी, आपको अपनी रणनीति अपने हिसाब से तैयार करनी है। आप चाहें तो ये अमृत संजीवनी की मदद ले सकते हैं, कम से कम इस टॉपिक को, या कोई भी टॉपिक एंशिएंट में, प्रागैतिहासिक काल हो, हड़प्पा हो, वैदिक हो, 16 महाजनपद हो, मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, हर्ष का काल हो, दक्षिण भारत हो, सब कुछ
हर टॉपिक में 300, 400, 250 जिस जैसा टॉपिक का नेचर है वैसा प्रश्न है और कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। मेडवल का मैंने आपको बताई दिया, अमृत गंगा, मॉडर्न का अमृत मंजरी, तीनों कंबाइंड है। तो आप चाहे तो वो मदद ले सकते हैं ताकि ये बार बार ये सब चीजें आपको देखने के लिए समय न खराब करना पड़े। आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। आप फटाफट केवल बस टिक करिए, रिवाइज करिए। नेवासा को थोड़ा सा देख लीजिएगा। कपास और पटसन का साक्ष्य नेवासा से मिलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कपास और पटसन का साक्ष्य और कुछ रिमार्क्स है यहाँ पर। नव ताम्रपाषाण काल के लोग मवेशी पालते थे और कृषि करते थे, एक बात है ना। दैमाबाद एवं इनाम गांव से हमें ज्वार के बीज भी मिलते हैं, एक बढ़िया बात है। नवदा टोली के लोग बीज और अलसी भी उपजाते थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेर, बेर ये बीज लिखा है, ये बेर, बेर आपको पता है, बेर एक फल होता है। नवदा टोली, तो बेर के साक्ष्य, अलसी के साक्ष्य कहां से हैं? नवदा टोली से हैं। और गणेश्वर के लोग, जो गणेश्वर एक स्थल है, अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। मतलब जहां पे शिकार मुख्य है वो क्या है? गणेश्वर है। और फिर ध्यान दीजिएगा, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां लगभग 1200 बीसी के आसपास मध्य भारत और पश्चिमी भागों में विलुप्त हो गई। केवल लास्ट तक, सबसे लास्ट तक जोरवे संस्कृति ही अपने अस्तित्व में रही और ये लगभग 700 बीसी के आसपास चलती रही। तो ताम्रपाषाणिक स्थलों का, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है सर? जोरवे है। प्राचीनतम कौन सा है? अभी आप बताएंगे, मैं रिकॉल नहीं करूंगा आपको। तो अब मेरे साथियों, आपने बहुत विश्वास के साथ, बहुत धैर्य के साथ आज की क्लास में अपना समय दिया है। बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कंटिन्यू शुरू करेंगे। आज मैं पाषाण काल को सफलतापूर्वक समाप्त करने की घोषणा कर रहा हूं। आपके सुझावों का स्वागत है। कल हड़प्पा सभ्यता के लिए ठीक 9:30 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।